हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि 12th फिजिक्स का ये तीसरा लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने ख़त्म किया था चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर आवेश का मात्रक और 3 केस जहाँ पर चार्ज का अलग अलग स्टडी होती है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सुनिए आराम से। देखिए, जैसे आपके पास एक ये कांच की छड़ है, ग्लास रोड है, ठीक है। इस कांच की छड़ को आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा, ठीक है। रेशम के कपड़े से रगड़ा तो देखो, हमने पढ़ा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। पढ़ चुके हैं हमने। जैसे आपने दोनों को आपस में रगड़ा, ये क्या हो चुकी है, अब चार्ज हो चुकी है, यानी ये आवेशित हो चुकी है। दोनों वस्तु अब चार्ज है, ये भी आवेशित है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चार्ज होने के बाद जैसे ही आप कांच की छड़ को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके गए तो कांच की छड़ क्या करती है, कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये अभी तक तो हमने पढ़ा है। अब आपको सेकंड में क्या कहा है क्वेश्चन है कि अब आप एक लोहे की छड़ लीजिए, लोहे की छड़ को वापस रेशम के कपड़े से रगड़िए, रेशम के कपड़े से रगड़िए या कुछ और दूसरा कपड़ा आपको दे दे तो उससे रगड़िए। अब रगड़ने के पश्चात देखिए, क्या ये लोहे की छड़ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को या घास फूस के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करती है क्या, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ बोल दे एल्यूमिनियम की छड़, हो सकता है कोई दूसरी धातु की छड़ आपको दे दे, तो आपसे पूछता है क्या ये इन कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करती है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा आकर्षित नहीं करती तो क्यों नहीं करती। दो क्वेश्चन, पहला आकर्षित करती है तो आप या हाँ या ना होगा, अगर ना होगा तो क्यों नहीं करती समझाइए, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका कारण जानने से पहले हम देखो बात करते हैं पदार्थ के बारे में, क्योंकि यहाँ चेंज क्या है बेटा, पदार्थ चेंज हुआ है, अलग अलग प्रकृति के लिए गए, एक जगह कांच है एक जगह लोहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पदार्थ मैटर 3 प्रकार का होता है। पदार्थ 3 प्रकार का या 3 प्रकार के होते हैं। मैटर हैज़ 3 टाइप्स, मैटर हैज़ 3 टाइप्स, लिख लेना। देखो 3 टाइप कौन कौन से हैं। पहला टाइप सुनिए, पहला टाइप है चालक। चालक जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्टर। पहले डेफिनेशन सुनिए, चालक वे पदार्थ है, चालक वे पदार्थ है जिनसे विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, इजीली हो, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, विद्युत का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके, या जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो, ठीक है। दूसरी बात, अब विद्युत का प्रवाह आसानी से होगा तो इनमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये दोनों चीज़ किस में होती है, कंडक्टर में होती है। तीसरी बात कंडक्टर में कि कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या है। कंडक्टर के एग्जाम्पल है सभी धातुएं, ऑल मेटल्स, सभी धातुएं, मानव शरीर, मानव शरीर, पृथ्वी इत्यादि, ठीक है। ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। ये तो बात हो गई किसकी, कंडक्टर की।
ठीक है, दूसरा लिखते हैं यहाँ पर, इसको एक बार चाहो तो साइड में नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में। यहाँ मैं लिख रहा हूँ दूसरा टाइप। ये दूसरा टाइप है वो है हमारे पास अचालक। अचालक जिसे विद्युत रोधी भी कहते हैं, जिसे विद्युत रोधी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंसुलेटर। डेफिनेशन सुनिए, अचालक वो पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत का प्रवाह आसानी से या विद्युत का प्रवाह होगा ही नहीं, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ करंट, विद्युत प्रवाह क्या होगा, नहीं होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तीसरी बात, एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल है प्लास्टिक है, कांच है, एबोनाइट है, रबर है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आपकी डेली लाइफ में। लकड़ी हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते हो जिनसे करंट का फ्लो है या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है नहीं होता, क्योंकि इनमें क्या नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। फर्स्ट ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बता सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन को बेटा मतलब ये है कि हमको पता है कि किसी भी परमाणु में जैसे बाह्य कक्षा की ओर बढ़ते जाते हैं, आउटर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस से जो कंबाइनेशन होता है, आबंधन होता है, बॉन्डिंग होती है, वो क्या हो जाती है, वीक होती जाती है। यानी बाहर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्रीली क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हो गए अचालक के बारे में। करंट का फ्लो नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तीसरी बात, तीसरा है हमारे पास अर्धचालक। तीसरा है अर्धचालक, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नाम में पता लग रहा है कि कभी तो वो चालक जैसा व्यवहार करेंगे, कभी वो किसके तरह व्यवहार करेंगे, अचालक की तरह। तो वे पदार्थ जो कभी समटाइम्स they will react as a conductor and sometime they will react as a insulator, जो कभी चालक की तरह तो कभी अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। देखो सुनो, कारण क्या है, कब व्यवहार करेंगे, क्योंकि दो चीज़ों से, एक तो टेम्परेचर चेंज करने से और एक बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र चेंज करने से इनका जो प्रभाव है कभी चालक की तरह कभी अचालक की तरह होता है। ये अभी आपके टॉपिक में नहीं आएगा, ये जब अपन पढ़ेंगे सेकंड बुक वहाँ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बस एक बार आपको बताने के लिए मैंने लिखा है। इन पे दो चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का, तापमान का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाहर से लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का, हिंदी में बोले बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र का। लेकिन थोड़ी सी जनरल बात आप याद रख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये आपके प्योर सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इतनी बात नोट डाउन कीजिए, फिर मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में क्या था कि जैसे आपने लोहे की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो लोहे की छड़ अब कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित क्यों नहीं कर रही? क्योंकि देखो, जैसे ही आपने लोहे की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो क्या हुआ, लोहा चार्ज ज़रूर हुआ, लोहा चार्ज्ड हो गया। अभी मान लेते हैं लोहा क्या हो गया, धनावेशित हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और रेशम क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये चार्ज हो गया, अब आपने इसको पकड़ रखा है, आपने इसको होल्ड कर रखा है, तो देखो लोहा को कैसी धातु, लोहा कैसी धातु, मेटल है ना, तो अब लोहे के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, लोहे के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये चार्ज लेंगे। बेटा ये मत सोचना कि सर इलेक्ट्रॉन है तो इस प्लस को कैंसिल कर देंगे क्या। अब ये देखो,
ये प्लस बना कैसे है, आप सोचो ये प्लस बना कैसे है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और कहाँ गए हैं, रेशम के पास गए, रेशम के पास गए। ठीक है, अब देखो इसके पास जो प्लस है वो आसानी से आ जा सकता है, इसका नेचर ऐसा है, इसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब लोहे को आपने पकड़ रखा है, आप भी क्या हो, चालक हो, लोहा भी क्या है, चालक है। दोनों क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या आवेश का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप कहाँ पर खड़े हो, पृथ्वी पर खड़े हो। पृथ्वी क्या है, खुद एक चालक है, जिसको कितना भी चार्ज दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ले लेगी। ये बात याद रखना, चालक आपने पकड़ रखा है, आप खुद चालक, और आप कहाँ पर खड़े हो, पृथ्वी पर खड़े हो, वो भी एक चालक। तो यहाँ से देखो आवेश लोहे के छड़ से आपके शरीर में होता हुआ कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। आपने सुना होगा अर्थिंग नाम, घरों में की जाती है, अर्थिंग करते हैं। तो सारा चार्ज कहाँ चला गया, अब पृथ्वी में चला गया। अब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, कोई भी आवेश नहीं है इसके पास, तो ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करेगी। ये कारण है, आपको समझ में आया तो इसे अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मैं जनरली आपको थोड़ा सा अर्थिंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, मैं एक एक पॉइंट बताना चलता हूँ, कंफ्यूज मत होना, हमें एक एक पॉइंट पढ़ना है एनसीईआरटी का। देखो अर्थिंग जिसे हिंदी में बोलते हैं भू संपर्कित। आपने जनरली देखा होगा कि घरों में जो लाइन आती है उसमें 3 वायर दिए होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्लग होती है उसमें 3 दिखा रखे होते हैं वायर। लगाते नहीं वो अलग बात है कोई घरों में, लेकिन 3 वायर दिखाए जाते हैं, क्योंकि एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, और तीसरा होता है अर्थिंग का। देखो फेज मान लो नेगेटिव, न्यूट्रल मान लो प्लस का, एक जो होता है उसे बोलते हैं अपन अर्थिंग। अर्थिंग में क्या, देखो अर्थिंग वाला वायर क्यों करते हैं, अर्थिंग का या भू संक्रमित क्यों करते हैं कि जब भी कभी हम मान लो विद्युत उपकरण काम में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं, जैसे प्रेस हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, XYZ कोई सा भी, मान लो किसी समय चार्ज लीकेज हो गया। चार्ज लीकेज होने का मतलब है कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट के दौरान अगर सीधा चार्ज आपकी बॉडी से होते हुए अर्थ में जाएगा तो आपको वो नुकसान करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, करंट आएगा। लेकिन अगर आपके वही वहाँ पर अगर तीसरा वायर दे रखा हो, अर्थिंग वा फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग, तीसरा वायर अगर दे रखा होगा तो जो लीकेज चार्ज होगा या शॉर्ट सर्किट होगा, लीकेज समझते हो ना, जो आवेश वहाँ से क्षरण हो गया उसका, जो लीकेज चार्ज होगा वो अर्थिंग वाले वायर से होते हुए कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। इसीलिए जब घर बनाते हैं उस समय एक मेटल की रोड को कहाँ ज़मीन में गाड़ा जाता है और फिर पूरे घर की वायरिंग की जाती है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे अर्थिंग किस लिए करते हैं कि शॉर्ट सर्किट के दौरान कोई भी आवेश है वो लीकेज हो जाता है, वो हमारे मानव शरीर को क्षति ना पहुंचाए, इसके लिए भू संपर्कित या अर्थिंग की जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई अर्थिंग की। ये हमारे पास टॉपिक हो गया। इसको ख़त्म होने से पहले एक नोट बना के आपको लाइन लिखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। नोट में लाइन देखो, मैं समझा रहा हूँ, लिख लेना कि कोई भी अगर एक चालक वस्तु है और एक दूसरी है अचालक वस्तु, कंडक्टर और इंसुलेटर, चालक वस्तु को दिया गया आवेश, चालक वस्तु को दिया गया आवेश, मैं एक पॉइंट ही बोल रहा हूँ, ए गिवन चार्ज टू ए कंडक्टर विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस। हिंदी में बोल रहा हूँ, किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के सरफेस यानी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे हम अगले वाले चैप्टर में और डिस्कस करेंगे। दोबारा सुनना, किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यहाँ प्लस दिया था तो हमने मान लिया क्या, प्लस उसकी सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो गया। कारण भी बता दूंगा, लेकिन ये अगले चैप्टर में हम इसको डीप में स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन तो बात कर रहे हैं चालक अचालक की, लेकिन मैंने सोचा अपन यही लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखो दूसरा है अचालक। अचालक वस्तु को दिया गया आवेश
वहीं रहता है जहां आपने उसको दिया है। मान लो अगर यहाँ आपने इसको प्लस दिया है तो प्लस यहीं पड़ा रहेगा, उसकी सरफेस पे वितरित नहीं होगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। मैं वापस बोल रहा हूँ, किसी चालक को दिया गया आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जबकि अचालक को दिया गया आवेश वहीं पर रहता है जहां उसे दिया था, यानी एक समान से वितरित नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गई नोट की बात। हम नेक्स्ट चलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग पर। इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो लिखिए, वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। हिंदी में लिखना है आवेशन की या मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ। हिंदी में लिख देता हूँ, आवेशन की विधियाँ, यानी किसी वस्तु को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं। किसी वस्तु को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं। अभी हमने एक ही मेथड पढ़ा है बेटा, कौन सा? फ्रिक्शन वाला, घर्षण वाला, जब हमने आपस में रगड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखने इसके 3 तरीके हैं। पहला है बाय फ्रिक्शन, हिंदी में लिखना घर्षण से, बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन, हिंदी में लिखना चालन द्वारा। मैं लिख देता हूँ साथ में, चालन द्वारा, यह है घर्षण द्वारा। तीसरा है बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन, हिंदी में है प्रेरण द्वारा। ठीक है, ये 3 मेथड है जो किसी वस्तु को आवेशित करने के दौरान काम में लिए जाते हैं। ठीक है, मेथड का मतलब क्या है? देखो, एक वस्तु को किस प्रकार अपन चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 है। तो पहला स्टार्ट कीजिए, कौन सा? घर्षण द्वारा। आइए लिखते हैं घर्षण द्वारा में क्या क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं कि जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो आपस में क्या हो गए थे? चार्ज हो गए थे। तो यहाँ पे परिभाषा कैसे लिखनी है आपको? डेफिनेशन ऐसे लिखनी है, मैं दोनों बोल देता हूँ कि इस विधि में जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, कौन सी विधि में? घर्षण वाले। इस विधि में जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है क्योंकि क्योंकि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है। ठीक है, और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ठीक है, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग व्हेन 2 बॉडी इज रब्ड टू ईच अदर देन दीज बॉडी आर चार्ज्ड बिकॉज ऑफ वन बॉडी रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए? यानी 2 वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो आवेशित हो जाती है क्योंकि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कांच कैसा हो जाएगा? धनावेशित, और रेशम क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। रेशम क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। समझ गए क्या बात? तो ठीक है, इसी प्रकार अब देखो, मैं आपके जो कॉमन डाउट है वो सबके आएगा कि सर आपको कैसे पता लगा कि कांच धनावेशित होगा? बुक में भी तो ये लिख रखा है, इसका कारण क्या है? देखो बेटा, ये जो चीज़ है ना, आपको कोई भी बुक और कोई भी वीडियो नहीं बता पाएगा कि कांच कैसे धनावेशित हुआ। सुनना, देखो जनरली क्या होता है, एनसीईआरटी या हर बुक में हम कांच को धनावेशित मान लेते हैं। देखो आगे हम इससे जस्ट ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी, जो हमें बताएगा कि कौन सी वस्तु चार्ज है और कैसी चार्ज है। लेकिन यहाँ पर जो डाउट आ रहा है बता रहा हूँ, आपको कैसे पता लगा कि कांच धनावेशित होगा? तो कांच को धनावेशित माना गया है।
हमने मान लिया कि कांच धनावेशित है क्योंकि कांच से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और रेशम में इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो रेशम क्या है, ऋणावेशित है। ठीक है, उसी प्रकार उल्टा हुआ था, प्लास्टिक क्या कर रहा था, प्लास्टिक इससे आकर्षित हो रहा था ना कांच से, तो ये प्लास्टिक की रोड थी, तो प्लास्टिक को हमने किससे रगड़ा था, प्लास्टिक को किससे रगड़ा था, ऊनी वस्त्र से या बिल्ली की खाल से, ऊनी वस्त्र या बिल्ली की खाल से रगड़ा था, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, और ऊनी वस्त्र क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आए हैं, कांच या सॉरी प्लास्टिक में आए हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों एग्जाम्पल लिखने हैं, समझ गए क्या। यहाँ पे ऊनी वस्त्र भी हो सकता है, बिल्ली की खाल भी हो सकती है, कैट की स्किन भी हो सकती है, और यहाँ पर प्लास्टिक हो सकता है, या फिर एबोनाइट एक मटेरियल होता है जिस प्रकार प्लास्टिक होता है, एबोनाइट भी हो सकता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये है हमारे पास कौन सा, बाई फ्रिक्शन। जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, एक ग्रहण करती है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो धनावेशित, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो ऋणावेशित। यहाँ कांच को धनावेशित माना गया है, आंखों से देखने पर नहीं पता चलता कि इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिए। अब देखिए दूसरा मेथड, दूसरे मेथड के पहले परिभाषा सुनिए या विधि सुनिए। आवेशन की इस विधि में, चार्जिंग के इस मेथड में, जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाता है, तो अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखो, ये हमारे पास क्या है, एक आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु है जो कैसी है, चालक है। हो सकता है ये अचालक हो, तब भी कोई नहीं, चालक या अचालक, यहाँ ध्यान से सुनना वाला बात। यह आवेशित वस्तु है, मान लेते हैं कि इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मैंने परिभाषा बोल दी है, अब समझना। जब एक चार्ज्ड बॉडी को किसके कांटेक्ट में लाया जाता है, दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी, अनावेशित बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है। अनावेशित बॉडी जो कैसी होनी चाहिए, चालक होनी चाहिए, जो कैसी होनी चाहिए, चालक, दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, तब क्या होता है, दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही है आपके पास चार्जिंग का मेथड। अब सुनना कारण क्या है। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, कैसी है, धनावेशित है। दूसरी बॉडी है अनावेशित है। जैसे ही आप इसको कांटेक्ट में लाए, जैसे संपर्क में लाए, अब कैसी वस्तु है, चालक वस्तु के पास क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पड़े हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब इधर चलना स्टार्ट करेंगे, क्यों चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े ना, फ्री इलेक्ट्रॉन ये चलकर यहाँ आकर यहाँ वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, कम कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बनने लगेगा, पॉजिटिव बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, पॉजिटिव बनने लगेगा। सुनो ऐसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब मान लेते हैं कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। बात समझ रहे हो ना बेटा, कि जब प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं तो धनावेशित होती है। और दूसरी जो वस्तु है, अब ये क्या है, अनावेशित है, तो मान लेते हैं इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। ठीक है, अब एग्जाम्पल माना बेटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि कैसी वस्तु है, चालक। जैसे ही संपर्क में लाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए।
जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास प्रोटॉन कितने ज़्यादा बचे हैं, 3 ही प्रोटॉन ज़्यादा बचे हैं ना, तो 3 प्रोटॉन ज़्यादा बचे तो अब आवेश धनावेशित है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ज़्यादा क्या हो गए, प्रोटॉन, तो ये भी वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित। समझ गए, इस मेथड को बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेथड या कंडक्शन मेथड। समझ गए क्या बात को, ठीक है। ये नॉर्मली किस में होता है, चालक में होता है, क्योंकि किसके कारण हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो क्या होते हैं, चलते हैं, ठीक है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रोटॉन क्यों नहीं चलता, प्रोटॉन नाभिक से बंधा हुआ होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास दूसरा मेथड, नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं तीसरे मेथड। एक मिनट सुनिए, हम तीसरे मेथड्स पे जाने से पहले मैं एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ आपके। जो पहला मेथड है उसमें 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है, रिलीज़ करती है, त्यागती है, और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ये था मेथड फ्रिक्शन का। जो दूसरा मेथड है उसमें एक वस्तु है वो चार्ज्ड है, एक वस्तु क्या है, चार्ज्ड है। इस चार्ज्ड वस्तु से, आवेशित वस्तु से हमें दूसरी अनावेशित वस्तु को क्या करना है, चार्ज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्शन मेथड में दोनों को संपर्क में लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही संपर्क में लाते हो, दूसरी वस्तु अगर कैसी है, चालक है, तो वो क्या करेगी, अपने अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉनों को जाने देगी, फ्री इलेक्ट्रॉनों को जाने देगी। तो देखो कंडीशन केस कुछ ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, देखो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इसको आपने कहाँ पर रख रखा है, कुचालक स्टैंड पर रख रखा है। कुचालक पर इसलिए कि पृथ्वी पर रखोगे तो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा ना, इसीलिए इसको कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। हो सकता है आपको किताब में ये देखने को मिले, कुचालक स्टैंड पर। अब क्या क्या आपने, जैसे इसको दूसरी किसी एक वस्तु से संपर्क कराया, इसको यहाँ बना देते हैं, दूसरी वस्तु से आपने क्या कराया, संपर्क कराया। संपर्क कराने पर आप क्या देखोगे, ये वस्तु कैसी है, चालक है, चालक है और अनावेशित वस्तु है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनावेशित वस्तु जिसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो अब यहाँ से प्रोटॉन तो जा नहीं सकता ना बेटा, प्रोटॉन तो जा नहीं सकता ना। प्रोटॉन क्यों नहीं जा सकता, प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंधा है, जाता कौन है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, जितना और प्लस और माइनस क्या है, बराबर। अब क्या होगा, यहाँ से ये माइनस यहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाएगा, ये माइनस अब यहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी चालक है, दोनों को कहाँ पर रखा है, कुचालक स्टैंड पर रखा है, और ये भी क्या है, चालक। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, आकर्षित होगा। तो एंड में आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी इस पर जितना माइनस है बराबर हमें बंट जाएगा। जैसे ही हटाओगे अब इस पर भी माइनस और इस पर भी माइनस। समझ गए ये बात को, ठीक है। ये भी आप चाहो तो डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे चला, आइए अब चलते हैं हमारे तीसरे मेथड पर, जो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो पहले इसमें लिखिए, आवेशन की इस प्रक्रिया में एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क किए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है। दोबारा सुनिए, आवेशन की इस प्रक्रिया में एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क किए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है। तो इंग्लिश वाले पहले लिख लीजिए साथ में, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ए चार्ज्ड बॉडी प्रोड्यूस अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज
ऑन अनदर डिस्चार्ज्ड बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विदाउट कॉन्टैक्ट है, विदाउट कॉन्टैक्ट, और अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है, यानी विपरीत प्रकृति का आवेश है, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। वहाँ कंडक्शन में क्या था, दोनों से संपर्क हो रहा था, और वापस चार्ज कैसा मिल रहा था हमें, धनावेशित है तो धनावेशित ही मिल रहा था, ऋणावेशित है तो ऋणावेशित ही मिल रहा था। यहाँ कैसा मिलेगा, अलग मिलेगा। यानी अगर आपसे जनरली एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि एक धनावेशित वस्तु द्वारा ऋणावेशित वस्तु कैसे उत्पन्न की जा सकती है, या किसी को ऋणावेशित कैसे किया जा सकता है, और 4 ऑप्शन दे दे, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, या किसी से नहीं, तो वहाँ आपको ये समझना है कि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज किससे आएगा, प्रेरण से या इंडक्शन से ही आएगा। ये तो हो गई डेफिनेशन। आइए अब इसे समझते हैं कैसे हुआ ये स्टेप। सुनिए कि एक हमारे पास गोला है, चालक गोला है, जिसको आपने कहाँ पर रखा है, कुचालक स्टैंड पर रख रखा है। ये कुचालक स्टैंड पर पड़ा है। आप इसके पास एक रोड लेके आए, आप इसके पास रोड लेके आए, इसको कांटेक्ट नहीं कराना है, दूरी रखना है, इससे संपर्क नहीं कराना। ठीक है, संपर्क नहीं है। ये रोड है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। रोड कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज्ड है, वो अनचार्ज्ड है, आवेशित है, ये अनावेशित है, ये अनचार्ज्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इसको पास में लेके आओ, संपर्क नहीं कराना है, पास में लेके आओगे। अब ये कैसी बॉडी है, कंडक्टर है, चालक है। चालक में क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी अब देखो जब ये कंडक्टर है तो ये प्लस से, ये प्लस जैसे इसके पास आया, टच नहीं हुआ, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ से जो इसके पास प्लस और माइनस बराबर मात्रा में थे, तो माइनस इस प्लस से आकर्षित होता हुआ यहाँ आ जाएगा, इस सिरे पर आ जाएगा। जैसे इसके पास लेके आओगे, आप टच नहीं कराओगे, और प्लस क्या होगा, प्लस से प्रतिकर्षित होगा, रिपल करेगा, और प्लस कहाँ आ जाएगा, इस वाले सिरे पर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को। ये कह रहा है कि ये प्लस लेके खड़ा है, वो कह रहा है मेरे पास तो प्लस और माइनस दोनों है, मेरा टोटल तो क्या है, जीरो ही होता है ना अनावेशित का। तो ये कह रहा है कि प्लस से तो उसका माइनस क्या हो जाएगा, आकर्षित, उसका माइनस आकर्षित हो जाएगा, और प्लस से प्लस क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित। वो कहाँ चला जाएगा, उस सिरे पर। कहाँ आ जाएगा, इस सिरे पर आ जाएगा। समझ रहे बात को। ठीक है, तो यानी अब देखो ये तो हो गया जब आप उसके पास पकड़ के रखा है। अब आपने दूसरे स्टेप में क्या करना है, वापिस कांच की रोड यही है, दूसरे स्टेप में टच नहीं करें यहाँ पर। ठीक है, दूसरे स्टेप में यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, इस गोले के इस वाले सिरे को, इस गोले के इस वाले सिरे को आपने क्या कर दिया, अर्थिंग करा दिया, यानी भू संपर्कित कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। अब क्या होगा देखो, जैसे ही भू संपर्कित कराया तो आप जानते हैं पृथ्वी खुद क्या है, एक चालक है, उसे कितना भी आवेश दो या कितना भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जैसे ही आप इसको यहाँ से टच कराओगे, अर्थ में से क्या निकलने स्टार्ट होंगे, पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस प्लस को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज, उदासीन कर देंगे। समझ रहे बात को। यानी यहाँ आपने रोड पकड़ रखी है, जैसे ही भू संपर्कित कराया अगले वाले सिरे को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और उन्होंने क्या किया, इस प्लस को क्या कर दिया, जीरो बना दिया, प्लस माइनस क्या बना दिया, जीरो बना दिया। नॉर्मली आपको किताब में देखने को मिलेगा, ऐसा लिखा होता है कि जैसे ही भू संपर्कित कराया प्लस क्या हो गया, पृथ्वी में चला गया। लेकिन फैक्ट क्या कहता है, ये इलेक्ट्रॉन आए और इसको क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। ये हो गया दूसरा स्टेप आपके, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, ये दूसरा। अब सारा प्लस क्या हो गया, कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो अब कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी आपको, ये कंडीशन मिलेगी आप। ठीक है, चाहो तो तीसरी बना लेना और चौथी में बता रहा हूँ वो लिख लेना भले ही।
अब क्या हुआ, अब जैसे ही आपने इस रोड को हटाया, जैसे ही आपने इस रोड को हटाया, अब क्या होगा देखो, जैसे इस रोड को हटाओगे, अब ये जो सारा चार्ज है कौन सा, माइनस, यही सारा चार्ज माइनस पूरे इस चालक पर फैल जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यही तो हम चाहते थे कि किसी धनावेशित वस्तु से किसी अनावेशित वस्तु को क्या बनाना, ऋणावेशित बनाना। इस मेथड को अपन क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, और ये जो चार्ज बना, ये माइनस और प्लस बना, इस चार्ज को कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, यानी प्रेरित आवेश कहते हैं। इस चार्ज को अपन क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं। समझ में आया क्या बेटा, क्या इसको भी लिख देते हैं अपन, इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश। ठीक है, तो वो मेथड जिसमें एक वस्तु को दूसरे से संपर्क नहीं होगा और कैसा अपोजिट नेचर का चार्ज मिलेगा, इस मेथड को कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन या बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये समझ गए क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है आपको आता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किसी एक धनावेशित गोले द्वारा, किसी एक धनावेशित गोले द्वारा किसी दूसरे अनावेशित गोले को किस प्रकार ऋणावेशित किया जाता है, समझाइए। ठीक है, ये तो हमने कर दिया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछ सकता है, कैसे एक नेगेटिव चार्ज बॉडी से, कैसे एक नेगेटिव चार्ज बॉडी से दूसरी एक अनचार्ज्ड बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाया जाता है, समझाइए। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतना रखेंगे, इसको ट्राई कीजिए समझने का। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आए, कहीं भी आपको डाउट लगे तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, अपना आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।